हे वेलकम टू इनसेंस, माय नेम इज़ आरवीर और इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसिड बेसिस एंड सोल्स के बारे में। तो ये थर्ड पार्ट है बेसिकली और इसमें हम देखने वाले हैं हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स एंड बेस सॉल्यूशंस। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ ज़रूरी चीज़ है कि हम नोट्स के बारे में आपको बताना था। नोट्स वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू डिलीवर यू द बेस्ट क्वालिटी ऑफ नोट्स। ठीक है, हम अपना बेस्ट लगा रहे हैं नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि नोट्स इस तरह से नहीं एकदम से बन गए, इट टेक्स टाइम। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको साइंस टर्म 1 के नोट्स जल्दी दे दूँ, उसके बाद फिर फिज़िक्स वगैरह में देखूँगा। पर पहले केमिस्ट्री के मैं आपको नोट्स दूँगा टर्म 1 के, सो दैट यू कैन टर्म 1 आप साइंस का अच्छी तरह से कर सको। तो नोट्स अच्छे हैं, वो डार्क मोड में नोट्स हैं, कलरफुल नोट्स हैं, उसमें आपको इमेजेस भी हैं। जिस तरह से लेट्स से अगर मैंने कुछ केमिकल रिएक्शन लिखी है वैसे तो मैं आपको दिखाऊँगा, पर मैं आपको अभी एक ओवरव्यू दे रहा हूँ किस तरह से नोट्स हैं वो। तो लेट्स से अगर मैंने आपको कोई भी इक्वेशन लिखी है H2SO4 ZnSO4 प्लस ZnSO4 प्लस H2O, तो इस तरह से जब मैं इसका टेक्स्ट लिख रहा हूँ ना, सल्फरिक एसिड, तो सल्फरिक एसिड का जो टेक्स्ट है वो सेम है जो H2SO4 का कलर है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। देखो जिंक है, जिंक जो एलिमेंट है उसका कुछ कलर होगा। तो जब जिंक में टेक्स्ट लिख रहा हूँ कि ये जिंक है, तो इसका जो टेक्स्ट का कलर है सेम एज द कलर ऑफ द एलिमेंट, कलर ऑफ द एलिमेंट और कंपाउंड। तो कुछ इस तरह से चीज़ें की गई हैं और आई थिंक आपको औरों से जो नोट्स हैं, औरों के जो नोट्स हैं जो आपको नेट पे मिलते हैं, गूगल पे मिलते हैं, उनसे कुछ बेहतर तो मिलेंगे ही, राइट। और जैसा कि मैंने आपको कहा था, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। सो हम अपना लेवल बेस्ट ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा फर्स्ट वीडियो में और अब की वीडियो में क्वालिटी का कितना डिफरेंस है। सो जैसा मैंने पहले वीडियो में कहा था, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। सो इसीलिए वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू डिलीवर द नोट्स, और आई होप कि वो जल्दी ही आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स एंड बेस सॉल्यूशन। यही है ना, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स एंड बेस सॉल्यूशन बेसिकली, या ये नहीं है? यस, यही है, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स एंड बेस सॉल्यूशन। तो कितने स्ट्रॉन्ग है एसिड्स एंड बेस सॉल्यूशन? बेसिकली आपने देखा कोई जो एसिड है वो ज़रूरी नहीं कि वो वीक ही होगा, वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, बेस है वो वीक और स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, वो दोनों कैटेगरी में। पर क्या फैक्टर्स हैं जो एक एसिड को वीक बनाते हैं, एक एसिड को स्ट्रॉन्ग, बेस को वीक, बेस को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं? तो कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं, कौन कौन से वो चीज़ें हैं जो डिटरमाइन करती हैं कि एक वीक एसिड है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है? तो यहाँ पर दो फैक्टर हैं। उसको बताने से पहले मैंने आपको बताया था, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि जो हमारा HCl है वो H+ आयन और Cl- में टूटेगा, यानी कि आयन्स में बदल जाएगा। और वो एसिड की जो प्रॉपर्टीज़ हम जितनी भी पढ़ रहे हैं वो तभी तक हैं। एसिड की जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, कितनी भी, अगर मैं इसको अपने हाथ पर रखूँगा तो बर्न कर जाएगा, जस्ट बिकॉज उसके पास H+ आयन्स है। H+ आयन्स वो H2 के साथ मिलकर H3O+ बनाएगा या H3 एक्वस। तो यही H+ एक्वस या हाइड्रोनियम आयन हमारे लिए हार्मफुल है। अगर ये H3O+ या H+ एक्वस उसमें ना हो, यानी कि ड्राई HCl हो, जिसमें हमने पहले भी बात करा था क्वेश्चन में, अगर ड्राई HCl है तो वो हमें हार्म नहीं कर सकता, उसमें ना कोई केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी ना कुछ होगा, ठीक है। अब हम कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है कोई वीक है किस तरह से पता कर सकते हैं? देखो दो फैक्टर हैं। जब H+ आयन्स या हमारा NaOH भी है अगर, तो वह Na+OH- में टूट रहा है। तो पहला फैक्टर है ईज ऑफ रिलीजिंग आयन्स। वैसे तो ये आपकी बुक में नहीं है। तो दो फैक्टर हैं। अगर एक कंपाउंड अगर हम ले रहे हैं कोई भी कंपाउंड एसिड एंड बेस से, ठीक है, ये कोई भी एसिड या कोई भी बेस कितनी आसानी से H+ या OH- को रिलीज कर पा रहा है, उसको हम, अगर वो जल्दी से रिलीज कर पा रहा है, आसानी से रिलीज कर पा रहा है, तो हम उसको स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस कह सकते हैं। दूसरा फैक्टर है नंबर ऑफ आयन्स, नंबर ऑफ H+ और OH- आयन्स। लिख लीजिए, आपको ईज ऑफ रिलीजिंग आयन, वो कितना आसानी से अपने आयन्स को रिलीज कर पा रहा है, जैसे कि H+Cl और NaOH। जैसे कि H2SO4 है कंपैरिजन टू HCl,
ये जो H2SO4 है आसानी से H+ आयन को रिलीज कर देता है। मैंने आपको बताया था जो फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड है उसका pH जो है -28 है। देखेंगे उसका क्या मतलब है, ठीक है। तो जितनी आसानी से वो H+ आयन या OH- को रिलीज करेगा उतना ही एसिड जो कंपाउंड होगा वो उतना ही एसिडिक होगा या बेसिक भी हो सकता है अगर वो OH आयंस को रिलीज कर पा रहा है आसानी से। नंबर ऑफ आयन H+ और एक्वस, तो जितने नंबर ऑफ H+ और OH- को रिलीज करेगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो बेसिकली 2 फैक्टर्स पे हैं और आपकी बुक में सिर्फ नंबर 2 पे बताया गया है, पर ये इस तरह से भी होता है कि कितनी आसानी से H+ आयंस को रिलीज कर देगा, ठीक है। अब आपके पास है एक pH। बेसिकली pH से ही हम ये पता करते हैं कि उसमें कितने H+ आयन हैं और कितने नहीं हैं। जो स्ट्रॉन्गनेस है, मैं कह रहा हूँ कितने H+ आयन उसने रिलीज किए, पर मैं कैसे पता करूँगा? अगर मैंने NaOH को एक्वस में डाला, इसका एक्वस बनाया, HCl को पानी में डाला, तो मैं उसको कैसे देखूंगा? माइक्रोस्कोप से देखूंगा कि उसमें H+ आयन कितनी जल्दी या कितने नंबर ऑफ उसमें H+ कितने नंबर ऑफ निकले हैं, ठीक है। इस तरह से तो नहीं हो सकता ना, इसलिए हमने बनाया pH। अब pH क्या है इसको लिख लीजिए, pH इज अ स्केल यूज्ड टू मेजर आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन लिखते हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, आयन कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन। देखिए क्या है, pH इज अ स्केल यूज्ड टू मेजर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। दोबारा से देखिए, pH इज अ स्केल यूज्ड टू मेजर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन एक्वस सॉल्यूशन, या इन द सॉल्यूशन कह सकते हो आप, ठीक है। एक्वस का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे सॉल्यूशन है यानी कि वाटर में है, ठीक है। सॉल्यूशन है यानी कि वाटर में है। अच्छा, pH की डेफिनेशन क्या हो सकती है? pH की डेफिनेशन क्या हो सकती है? pH की डेफिनेशन होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या आप कह सकते हो पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये ग्रीक वर्ड से आया है पावर, ठीक है। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी कि कोई भी सॉल्यूशन है उसमें हाइड्रोजन की कितनी पावर है, हाइड्रोजन की कितनी पावर है, आपकी बुक में दिया हुआ है pH स्केल, जहाँ पे इनिशियली ये 0 है, यहाँ पर 14 है और बीच में ये 7 है। तो अब pH ही डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ H+ आयन निकल रहे हैं। हमने एक ऐसी चीज़ बनाई है या हमारे नेचर में हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है, एसिड बेसिस को डिटेक्ट करने के लिए। तो pH ही वो चीज़ डिटेक्ट करता है कि इसका जो pH बेसिकली डिटरमाइन करता है कि इसमें कितने H+ आयन निकल रहे हैं, नंबर ऑफ H+ आयन या OH- आयन कितने हैं इसमें। ये डिटरमाइन नहीं करता कि कितनी आसानी से इसने H+ आयन निकाले हैं। वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो pH सिर्फ बेसिकली ये डिपेंड करता है कि उसका जो कंसंट्रेशन है H+ आयन का वो कितना है, ठीक है। H+ आयन का जो कंसंट्रेशन है वो कितना है। तो लेट्स से हमारे पास जो ये pH स्केल है अगर 0 के आसपास ये रहता है, यानी कि pH लेट्स से अगर न्यूट्रल है तो वो ना तो एसिड है ना वो बेस है। अब pH अगर घटता है यानी कि 0 लेट्स से 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 या उससे भी नीचे जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था pH -28 फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड, ठीक है। तो pH जैसे ही नीचे जाएगा, pH जैसे ही नीचे जाएगा तो एसिडिक कैरेक्टर उसमें बढ़ेगा, ठीक है। एसिडिक कैरेक्टर उसमें बढ़ेगा और pH जैसे ही बढ़ेगा उसमें बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, वो बेसिक कैरेक्टर उसमें बढ़ता चला जाएगा। लेट्स से दोबारा से समझिए, अगर pH घटता चला जाएगा यानी कि 4, 3, 2, 1, 0, ठीक है, तो एसिडिक कैरेक्टर उसमें बढ़ता चला जाएगा। और अगर pH जो है वो बढ़ता चला जाएगा तो उसमें बेसिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा। आई होप आपका समझ में आया होगा, क्योंकि अगर pH बढ़ेगा तो इसमें 2 केस होंगे, बेसिक बढ़ेगा, बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा और एसिडिक कैरेक्टर घटेगा। इस तरफ भी अगर pH जो है घटेगा तो इसमें एसिडिक कैरेक्टर तो बढ़ेगा पर बेसिक कैरेक्टर जो है घटेगा इसमें, ठीक है। तो pH अगर घट रहा है तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, लेकिन pH बढ़ रहा है तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। और आप जो टेबल दी हो ना,
फिगर 2.6 में आप इसको मेमोराइज कर सकते हो और देख सकते हो कि ये यहाँ पर एसिडिक है। इस तरह से समझाता हूँ, ये यहाँ पर एसिडिक है 0 से और ये यहाँ पर बेसिक है, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो। तो नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट अब आपका टेबल 2.2 में आपको कुछ दिए हुए हैं जिनको आपको टेस्ट करना है कि इनका पीएच क्या है। जैसे हमारे पास लेमन जूस है, कर्ड है, सलाइवा है, राइट, HCl है, NaOH है। NaOH आपके कहीं भी लोकल शॉप में मिल जाएगा। और तो बेसिकली आपको एक्टिविटी में करना क्या है कि आपके पास पीएच पेपर होना चाहिए उसके लिए, और पीएच पेपर से फिर आपको उनको टेस्ट कर सकते हो। अच्छा, मैं आपको अगर पीएच पेपर दिखाऊं, वेयर इज़ माई पीएच पेपर, तो पीएच पेपर इस तरह से कुछ होता है और मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। इफ़ पॉसिबल हुआ अगर तो मैं आपको पीएच चेक करके भी बताऊंगा डिफरेंट सब्सटेंसेस का। तो ये पीएच पेपर होता है, दिख पा रहा है आपको? देखता हूँ मैं, आपको दिख रहा है क्या? ये देखिए पीएच पेपर। तो इसमें डिफरेंट जो कलर्स होते हैं वो डिफरेंट पीएच को रिप्रेजेंट करते हैं। फोकस फोकस, ये फोकस नहीं करा तो आप थोड़ा सा बैक जाइए, दोबारा से पॉज करके देख लीजिए, राइट, दोबारा से पॉज करके देख लीजिए। इस पे जितने भी आपके ये जो कलर्स दिख रहे हैं, डिफरेंट कलर्स रिप्रेजेंट टू डिफरेंट लेवल ऑफ पीएच, ठीक है, डिफरेंट पीएच को वो रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे पास ये इसमें स्ट्रिप होती है, ये इस तरह से कुछ स्ट्रिप होती है और आपको सिर्फ सॉल्यूशन में डालना है या जिस सब्सटेंस का भी आपको टेस्ट करना है पीएच, उसको कांटेक्ट में लाइए, इस पेपर को उसके कांटेक्ट में लाइए और इसका कलर जो है अकॉर्डिंग दिस चेंज होता है। डिफरेंट पीएच का डिफरेंट कलर भी हो सकता है, डोंट से कि फिक्स कलर होता है, डिफरेंट पीएच का डिफरेंट कलर्स भी हो सकता है, तो हल्का सा वेरिएशन आ सकता है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग जिसका पीएच जो है इसका चेंज होगा। अगर इसका लेट्स से ऑरेंज हुआ तो इसका 4 है, लाइट ऑरेंज हुआ तो 6 है, और ये पर्पल हो गया तो ये थोड़ा सा बेसिक हो जाता है और ये यहाँ पे फॉल करता है कहीं 10, 12, 13 इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका पीएच पेपर है, आप इसको कहाँ से ले सकते हो? बेसिकली मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप करके देखें इसको, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको करके देखना चाहिए, बिकॉज इट्स स्पार्क द इंटरेस्ट ऑफ स्टडी इन योर माइंड, ठीक है। ये आपका इंटरेस्ट बढ़ाएंगी ये चीज़ें, जब आप खुद करके देखोगे तो ये चीज़ें इंटरेस्ट आपका बढ़ाएंगी। लेमन जूस का पीएच होता है, देखो जो HCl हमारा होता है आपके टेबल में दिया हुआ है, HCl का जो पीएच होता है वो 1 होता है, ठीक है। लेमन जूस का होता है 2, लेमन जूस का होता है 2। ये आई थिंक आपको कुछ मेन जो सब्सटेंसेस हैं उनका पीएच आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? लेट मी रेज दिस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैं आपको बताता हूँ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता क्या है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और ये अगर एसिडिटी हो जाती है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इस्तेमाल किया जाता है एसिडिटी को दूर करने के लिए। ये होता है MgOH का होल ट्वाइस। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये क्या है। MgOH का होल ट्वाइस यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो पीएच होता है, इसका जो पीएच होता है आई थिंक क्या होता है इसका पीएच, देखना पड़ेगा, बेसिक होता है ना, 10 होता है इसका पीएच। इसका पीएच जो है 10 होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स का नाम है, और आप कह सकते हो इसका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, फॉर्मूला MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये एसिडिटी के इस्तेमाल किया जाता है। अब आप देखोगे इसे पीएच इसका जो है वो 10 है, यहाँ पे कहीं फॉल करेगा, यानी कि ये बेसिक है। तो जब ये बेसिक है हम इसे एसिडिटी में इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हमने रिएक्शंस पढ़ी हैं जहाँ पर एसिड बेस मिलके न्यूट्रलाइज करें, यानी कि जब ये मिल्क ऑफ मैग्नीशियम एसिडिटी के साथ मिलेगा जो कि HCl आपके स्टमक में होता है, जब ये दोनों मिलेंगे तो एक सोल्ट बनाएंगे, यानी कि ये सोल्ट ना तो HCl की प्रॉपर्टी दिखाएगा ना मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की प्रॉपर्टी दिखाएगा, और जो हमारे स्टमक में पेन हो रहा है ड्यू टू एसिडिटी वो दूर हो जाएगा, राइट, वो दूर हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया है कि H+ आयन अगर ज़्यादा होंगे, कंसंट्रेशन को ज़्यादा होगा। बेसिकली हाई कंसंट्रेशन का मतलब है कि पर यूनिट ऑफ सॉल्यूशन, लेट्स से कोई भी ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, अगर मैं हाई कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूँ तो इसमें H+ आयन ज़्यादा है। अगर मैं डिल्यूट की बात कर रहा हूँ, डिल्यूटेड सॉल्यूशन, तो इसमें H+ आयन बहुत कम है। बस ये डिल्यूटेड का मतलब है सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड या सेम अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन।
अब हमने pH तो पढ़ लिया है, अब हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ pH। क्योंकि हमने अगर ये pH पेपर बनाया है हमने, तो क्या क्या इसका इस्तेमाल हो सकता है, या अगर हमने नेचर से भी डिटेक्ट किया है कुछ pH पेपर को, तो डिटेक्ट तो हमने ही किया है, तो उनका क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है। क्योंकि जितनी भी डिस्कवरी आपकी साइंस में होती है उनका हम किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल में लाते हैं। वो अलग बात है कि वो थोड़े दिन के ही लिए एक सॉल्यूशन होती है। जैसे वो कोट है ना, टुडे सॉल्यूशन विल बी टुमारोज प्रॉब्लम। सो हमें कीप ऑन गोइंग, मतलब लगातार हमें इन्वेंशंस करती रहने होता है, ताकि जो हमारा आज सॉल्यूशन है वो कल प्रॉब्लम बनेगी, फिर हम उसके लिए सॉल्यूशन निकालेंगे, फिर उसके लिए एक वो प्रॉब्लम बन जाएगी, फिर उसके लिए एक सॉल्यूशन निकलेगा। यानी कि सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूशन निकल रहा है, कुछ उस तरह से इसको समझ सकते हैं। खैर छोड़े, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ। तो पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है, आपके स्टार्टिंग में दिया हुआ है आर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। यस, दे आर पीएच सेंसिटिव। तो पीएच सेंसिटिव हैं वो। और अगर लेट्स से बहुत दिन के बाद जो रेन होती है वो उसको हम एसिड रेन नहीं कहते, क्योंकि उसमें सल्फर नाइट्रोजन जितने भी हैं मिक्स होके एक एसिड की फॉर्म बन जाते हैं। और जब वो एसिड रेन होती है तो एक्वेटिक लाइफ को बहुत हार्म कर देती है, ठीक है। एक्वेटिक जो हमारी लाइफ है, जब वहाँ पे एसिडिक रेन होती है तो उनकी जो लाइफ है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है। इसी तरह हमें भी सजेस्ट किया जाता है कि आप बारिश में बाहर ना निकले जब बहुत दिन के बाद बारिश होती है, उसको एसिड रेन। इवन एसिड रेन जो ताजमहल के जो मार्बल्स हैं उनको भी डैमेज कर देती है, एसिड रेन इतनी हार्मफुल होती है। तो हमें भी सजेस्ट किया जाता है कि आप भी बाहर ना निकले हैं एसिड रेन में, ठीक है, ताकि हम भी उससे प्रोटेक्टेड रहें। नेक्स्ट है आपका द सॉइल ऑफ अ पीएच। देखिए फार्मर्स जो हैं, इफ़ यू आर अ फार्मर या आपके फादर फार्मर हैं, आप तो खैर नहीं होंगे, आपके फादर अगर फार्मर हैं तो बेसिकली मोस्ट ऑफ फार्मर्स काम को नहीं करते, पर बहुत कम करते हैं, पर करते हैं। वो क्या करते हैं, अपनी सॉइल का पीएच चेक कराते हैं। बेसिकली पीएच मैंने आपको बताया कि उसमें कितनी एसिडिक और कितनी बेसिक कैरेक्टर हैं। हमें एक अच्छी फसल लेने के लिए, अच्छी क्रॉप लेने के लिए, अच्छा प्रोडक्शन लेने के लिए हमें क्या चाहिए कि हम सॉइल का पीएच और क्रॉप का पीएच दोनों को मैच कराएं। उससे क्या होगा, हमारे जितने भी डिफरेंट डिसीजेज हैं उनसे हम बच सकते हैं। और अगर आपके फादर नहीं करते, आपके रिलेटिव में कोई नहीं करते, तो उनको जाके बताएं, ये पीएच पेपर भी बताएं, आसानी से आपको पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र की दुकान से मिल जाएगा। आप सॉइल का पीएच चेक करें, अपनी क्रॉप का पीएच आप नेट पे कहीं भी चेक कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैं कहूँ शुगर केन का जो पीएच होता है, शुगर केन का जो पीएच होता है वो 6.0 से 7.5। तो अगर आपकी सॉइल का पीएच इसके अंदर फॉल करता है तो आपकी क्रॉप अच्छी रहने वाली है, उसमें जो डिसीजेज हैं, जो उसकी इम्यूनिटी है बेसिकली वो अच्छी रहने वाली है। तो इट्स सजेस्टेड कि हमें पीएच सेम रखना चाहिए हम, ताकि हम प्रोडक्शन बढ़ा सकें। तो ये एक पीएच का हमारी एवरीडे लाइफ में एक इम्पोर्टेंस है। ये एक इम्पोर्टेंस है कि हम अपनी सॉइल का पीएच चेक करके अच्छी क्रॉप उगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने भी आपको बताया कि हमारा स्टमक जो है किस तरह से हमारा स्टमक जो है वो HCl प्रोड्यूस करता है। और इन केस ऑफ ओवर ईटिंग, जब हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं ड्यू टू आर लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल, तो जब हम ओवर ईटिंग करते हैं तो माइंड सिग्नल भेजता है कि आपको ज़्यादा HCl की ज़रूरत है, क्योंकि जो ये अगला आदमी है इसने ज़्यादा खा लिया है, ओवर ईटिंग कर लिया है। अब जब वो ज़्यादा HCl प्रोड्यूस करता है तो हमारे स्टमक में होता है पेन, क्योंकि बेसिकली एक जो वो स्टमक होता है उसके चारों तरफ एक पतली सी वॉल होती है। सो उसे मतलब दर्द होता है, और उसे जब दर्द हो रहा है तो हमें दर्द होता है, यानी कि माइंड सिग्नल भेजता है देयर इज अ पेन, और उसी को हम कहते हैं एसिडिटी। अब एसिडिटी से रिलीफ पाने के लिए हम क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या सोडा सॉल्यूशन लीजिए आप, या नींबू पानी पी लीजिए। पी सकते हैं आप नींबू पानी। अगर आपको एसिडिटी हो रहा है तो आप नींबू पानी पी सकते हैं क्या? ये चैप्टर के स्टार्टिंग में भी है, ये मैं आपसे अभी भी पूछ रहा हूँ कि अगर पी सकते हैं तो कमेंट करें, ठीक है। कमेंट करें कि जो लेमन है हम उसे पी सकते हैं क्या, लेमन नींबू पानी पी सकते हैं क्या एसिडिटी में, इस वजह कि उससे रिलीफ मिल जाए। सोडा इस्तेमाल कर सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं हम, एंटासिड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटासिड्स
बेसिकली एंटासिड्स क्या होती हैं, आपने अगर देखा होगा डिस्कवरीज पे ये आती हैं, वो आते हैं क्या नाम, जो डिफरेंट रिएक्शंस करते हैं, मैं ध्यान नहीं है यार एपिसोड का उसका, तो वो एंटासिड्स एक बार उन्होंने बहुत सारे इस्तेमाल की थी और उन्होंने एक रिएक्शन कराया था। तो एंटासिड्स में बेसिकली होता क्या है, एंटासिड्स में होते हैं बेस। मुझे रिएक्शन तो ज़्यादा ध्यान नहीं है, नहीं तो मैं आपको अभी बताता हूँ करके किस तरह से हुई होगी वो, एक जो छोटा सा ओवरव्यू। पर जो एंटासिड्स होते हैं उनमें बेस होते हैं, उनमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी हो सकता है इवन, ठीक है, कोई सा भी बेस हो सकता है उसमें। अब कोई सा का मतलब NaOH नहीं होगा उसमें, जो हम कंज्यूम कर सकते हैं वो बेस, जो वीक बेस होते हैं बेसिकली, वो हम ले सकते हैं, उसमें एंटासिड्स में पाए जाते हैं। या आप क्या ले सकते हो, एंटासिड सोडा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, और आई थिंक यही सब है, आप बेस यही सब ले सकते हो, सोडा, एंटासिड्स, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टूथ डिके। जो टूथ हमारे हैं वो ख़राब हो जाते हैं ना, बोलते हैं कि कीड़ा लग गया, और एक बार कीड़ा लग गया तो हमें सिर्फ उनको निकलवाना ही होता है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। अब जो टूथ एनेमल होता है, टूथ एनेमल, ठीक है, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी में, उसकी वजह से उसकी बजाय ये फिर भी ख़राब हो जाता है। जो टूथ एनेमल होता है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है इन आवर बॉडी में, दोबारा बता रहा हूँ, लेकिन ये केस में ख़राब होता है जब इसका pH 5.5 से नीचे चला जाएगा, 5.5 से pH जो नीचे चला जाएगा तो ये ख़राब होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ये ख़राब होना शुरू हो जाएगा। अब इसका pH जो है नीचे क्यों जाता है, इसका pH नीचे इसलिए जाता है क्योंकि जो रात भर का डर्टी खाना हमारे मुंह में है उसे बैक्टीरिया खाते हैं, उसे अगर हम नहीं खाएंगे या उसे हम नहीं निकालेंगे तो उसे बैक्टीरिया खाएंगे, और बैक्टीरिया खाएंगे तो एसिड प्रोड्यूस करेंगे। एसिड जैसे ही प्रोड्यूस हुआ और इनफ अमाउंट में एसिड प्रोड्यूस हुआ, और जैसे ही इन केस अगर 5.5 से pH नीचे चला तो जो एनेमल है वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगा, और जितने लंबे समय तक ये प्रोसेस चलेगा उतने ही आपके जो दांत है वो ख़राब होते चले जाएंगे, और बेसिकली जो बैक्टीरिया है आपके जो टूथ एनेमल हैं उसमें अपना घर बना लेंगे कि आओ आओ हम तुम्हें खाते रहेंगे, और फिर आपके जो दांत है वो नहीं बचेंगे। तो इट्स सजेस्टेड कि आपको 2 बार ब्रश करना चाहिए। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो अल्म जो होती है ना, फिटकरी, उसकी आप कुल्ला करके रात में सो जाएगी। उससे क्या होगा, आपका जो ये pH है ये मेंटेन रहेगा। एसिड जितना प्रोड्यूस होगा ना, ये एक बेस है तो ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, बेसिकली अल्म की आप वैसे फिटकरी नहीं, वैसे कुल्ला नहीं करनी, आपको इसका पाउडर बना के फिर आपको इससे कुल्ला करनी है। या आप क्या कर सकते हो, आपके पास पेस्ट है, अगर आप ब्रश भी नहीं कर सकते, अगर आप रात को ब्रश भी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं करता, जो हमारे पेरेंट्स हैं वो करते हैं, तो आपको क्या कर सकते हो, आप टूथपेस्ट जो है आपका, टूथपेस्ट घर में जितना भी है उससे सिर्फ 2 मिनट लगातार ऐसे कुल्ला करोगे, ऐसे उसको उंगली पे लीजिए और उसे कुल्ला करिए। उससे क्या होगा, आपका जो एसिडिक जितना भी प्रोड्यूस हुआ है रात में या होगा तो वो मेंटेन रहेगा, आपका जो 5.5 pH है उससे नीचे नहीं जाएगा। बेसिकली ब्रश तो हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे जो टूथ हैं वो क्लीन रहे। टूथपेस्ट ही वो काम करता है जो हमारा बेसिक, जो टूथपेस्ट ही बेसिक का काम करता है, और जो एसिड प्रोड्यूस होता है उसे न्यूट्रलाइज करता है, सॉल्ट बनाता है, और 5.5 pH से नीचे जाने में हमारी मदद करता है, ठीक है। तो इतना आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो आप ब्रश भी नहीं कर सकते, इवन आप टहलते आप कुल्ला करोगे 2-3 मिनट तक, तो इट विल बी इनफ। केमिकल वॉरफेयर, जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनके पास, हमें आपको पता है सबके पास एक वेपन्स होते हैं, अपने पास हमारे पास तो बहुत सारे वेपन्स हैं, क्योंकि वी हैव अ माइंड, वी कैन मेक न्यू वेपन्स एवरी डे। पर जो हमारे एनिमल्स हैं वो नहीं बना सकते, इसलिए नेचर ने उन्हें दिए हैं वेपन्स। तो वो वेपन्स होते हैं एसिड की फॉर्म में। एक आपने जानवर देखा हो जिसके पीछे कांटे लगे रहते हैं, तो जैसे ही कोई आया वो कांटे छोड़ देती है ऐसे, ठीक है। तो जो हम जो बात करने वाले हैं यहाँ पे एसिड की बात करने वाले, कांटों कुटों की बात नहीं करने वाले। तो एसिड, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एसिड बेसिस एंड सोल्ट, तो होता क्या है कि वो अपने पीछे एक थैली लेके रखते हैं, और जब भी लगता है कि खतरा है तो एसिड की पिचकारी मार देते हैं, ठीक है। और मेरा तो अभी काटा 2-3 दिन पहले ही। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि एनिमल्स के पास एसिड होते हैं, जैसे कि अगर हम बी की बात करें, उसके पास फोमिक एसिड होता है, फोमिक एसिड।
फॉर्मिक एसिड या इसको हम कह सकते हैं मेथनोइक एसिड। मेथनोइक एसिड ये कार्बोलिक्सिक एसिड का ही फॉर्म है। मेथनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड दोनों सेम चीज़ है। CH2O2 इसका फॉर्मूला होता है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है, CH2O2। और ये बी के अंदर पाया जाता है, ये आंट के अंदर होता है, यही सेम। अब आप कहोगे जो बी काटती है, जो मधुमक्खी काटती है, उसमें ज़्यादा दर्द होता है, जब आंट काटती है, कीड़ी काटती है, तो उसमें ज़्यादा दर्द नहीं होता। बेसिकली ये इसलिए हो सकता है कि द अमाउंट ऑफ एसिड का अमाउंट कितना है, ठीक है, ये उस पर भी डिपेंड कर सकता है। अब आप देखो मधुमक्खी कितनी बड़ी होती है, चींटी छोटी सी होती है, तो उसके पास छोटी थैली होगी पीछे, मधुमक्खी के पास पूरी थैली होगी। तो बेसिकली होता क्या है, आंट बी में मेथनोइक का फॉर्मिक एसिड होता है, दोनों सेम ही होते हैं। बेसिकली मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, ये दोनों सेम होते हैं, ये दोनों सेम होते हैं। और एक और होता है नेटल प्लांट। इसके हेरी लीव्स होते हैं, इसको जैसे ही मैंने टच किया मेथनोइक एसिड प्रोड्यूस करते हैं CH2O2, और जैसे ही CH2O2 प्रोड्यूस हुआ हमें पेन होना स्टार्ट हुआ। एक और चीज़ है, नेटल प्लांट के पास जैसे ही आप वाइल्ड में जाओगे, ये वाइल्ड प्लांट है एक जंगलों में, तो आपको डॉग प्लांट भी वहाँ पे मिलेगा, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। डॉग प्लांट एक बेस है, डॉग प्लांट एक बेस है, और ये इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। जो नेटल स्ट्रिंग प्लांट है, वाइल्ड प्लांट है, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। जिसने एसिड H2SO4 CH2O इसने प्रोड्यूस किया, CH2O2 सॉरी, इसने प्रोड्यूस किया है, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। और अब हम वैसे क्या कर सकते हैं, अगर हम बी ने काटा, मधुमक्खी ने काटा, या आपके आंट ने काटा, तो उसके लिए एक सजेस्ट किया जाता है कि आप सोडा लगा लीजिए, बिकॉज सोडा एक बेस है। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे एरिया में कुछ अलग चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। तो व्हाट आई वांट फ्रॉम यू कि आप कमेंट करिए कि जब आप बी आपके काटती है या आंट काटती है, तो आप क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं एज अ होम रेमेडी। तो आप क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ होम रेमेडी, या आप करते हैं या आप कर सकते हैं, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट चीज़ें इस्तेमाल की जाती है। मैंने ऐसे देखा है और मुझे ऐसा लगता भी है यार, ठीक है। तो टेबल 2.3 में आपको कुछ एसिड्स दिए हुए हैं, कुछ सब्सटेंसेस दिए हुए हैं जिनमें वो एसिड्स पाए जाते हैं। तो बेसिकली आपको सबको तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद करने की ज़रूरत है। जैसे कि विनेगर आपने सुना है, ये शुगर केन से बनाया जाता है या नहीं यार? ये विनेगर जो है ये किसी से भी बना सकते हैं, ये शुगर केन से भी बना सकते हैं, एप्पल विनेगर भी होता है, और हमारा बहुत सारे विनेगर होते हैं। विनेगर बेसिकली सिरका, ठीक है। अब ये सिरका सिर्फ नाम है, ये सिर से कोई रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे ये हेड से हमारे कोई रिलेटेड नहीं है, इसका सिर्फ नाम सिरका है, राइट। तो हमारा जो विनेगर होता है उसमें पाया जाता है एसिटिक एसिड, उसमें होता है एसिटिक एसिड, खट्टा होता है बहुत। अगर आपने टेस्ट किया है और नहीं भी किया तो दैट्स ओके। तो एसिडिक एसिड होता है CH3COOH। बेसिकली देखने चाहिए, क्योंकि जब आप सिरका टेस्ट करोगे तो आप ऐसा इमेजिन करना कि आप एसिडिक एसिड पी रहे हो जिसमें CH3COOH। तो जैसे ही आपने एक बार इस तरह से इमेजिन किया, आप सिरका पी रहे हो, उसमें एसिडिक एसिड है जिसका फॉर्मूला CH3COOH है, यानी कि CH3COOH आपके बॉडी में जाने वाला है। तो जब इस तरह से आप इमेजिन करोगे ना, तो आप ये चीज़ें कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। हमारा होता है लेमन, और एक हमारा होता है ऑरेंज। तो बेसिकली इन दोनों में सेम एसिड होता है, पर वो एसिड होता कौन सा है? वो एसिड होता है सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड होता है इन दोनों में, लेमन और ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है, राइट। अब नेक्स्ट हम देख सकते हैं, जैसे कि आंट का मैंने आपको बताया, उसमें मेथनोइक एसिड होता है, बी में होता है सेम एसिड होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कर्ड है आपकी, लैक्टिक एसिड होता है, और उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया भी होते हैं। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बेसिकली ये हेल्पफुल है आपकी बॉडी के लिए, इम्यूनिटी इंक्रीज करते हैं, डज सो मेनी थिंग्स, यू नो। तो वो बेसिकली हार्मफुल बैक्टीरियाज नहीं है जो लैक्टोबैसिलस एसिड कर्ड में होते हैं। तो एसिड इसमें लैक्टिक एसिड होता है, वो उन्हीं की वजह से होता है, क्योंकि लैक्टोबैसिलस एसिड जब हैं वो अपना जो
प्रोसेस करेंगे जितना भी खाने पीने का है, तो वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेंगे। वो एसिड जो होगा वो लैक्टिक एसिड होगा। बेसिकली जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, कहाँ पे बताया, ये तो मिटा दिया मैंने। तो बेसिकली जब आपका बैक्टीरिया जो है आपके माउथ में, ये जब आपका रात भर का डंटी खाना खाएगा तो यहाँ पर एसिड प्रोड्यूस होगा। अब वो एसिड पता नहीं कौन सा होता होगा यार, ठीक है। हाँ यार, इट्स इम्पोर्टेंट कि वो एसिड कौन सा होता होगा, और मैं आपसे चाहता हूँ कि वो एसिड आप डिटेक्ट करके बताएं मुझे कि वो एसिड कौन सा होता है, नीचे कमेंट में कर दें, ठीक है। ऐसा मुझे यार सर्च करना पड़ेगा, मुझे भी नहीं पता, ठीक है। इट्स नॉट कि अब क्वेश्चन देख लेते हैं। यू हैव 2 सॉल्यूशंस ए बी। इसका मैं आपको कुछ थोड़ा सा यूनिक बताना चाहता हूँ, हिंट के लिए, बस ऐसे ही कि आप कहीं सो तो नहीं रहे। इसका जो आंसर बताना चाहूँगा वो कुछ इस तरह से, ए बी रेस्पेक्टिवली। अब आप इसको समझना कि ये है क्या, नहीं तो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा, कमेंट कर देना मुझे, ठीक है। ए बी रेस्पेक्टिवली। अब आपको मौका मिल रहा है यार कमेंट करने के लिए, मैं आपको खुद कह रहा हूँ, आपका रिप्लाई भी दूंगा क्योंकि कमेंट्स इतनी नहीं हैं, पर आप सोचो जब कमेंट्स हज़ारों में आएगी तो कोई नहीं पढ़ता। So you have a chance to comment and you have a chance to get a reply. So मैं आपको बता रहा हूँ A, B respectively. Second question. What effort does the concentration of H+7 have on nature of the solution? H plus aqueous. मैंने आपको क्या बताया था, H+ aqueous से ही हमारा एसिड सॉल्यूशन, एसिड या बेस डिटेक्ट होता है। ये है क्या H+ aqueous? H+ aqueous है क्या, जल्दी से बताएं। H+ aqueous है क्या? वैसे तो लाइव सेशन नहीं चल रहा, मुझे बताना पड़ेगा। तो ये होता है हाइड्रोनियम आयन H3O+। याद आया कुछ? क्योंकि H+ aqueous मैंने आपको कहा था कि हाइड्रोनियम आयन है H3O+, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। वाई लिख दिया स्टार्टिंग में, हाइड्रोनियम आयन, या आप इसको कह सकते हो हाइड्रेटेड हाइड्रोजन आयन। हाइड्रेटेड का क्या मतलब है कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रेटेड हाइड्रोजन आयन। तो आप इसको कह सकते हैं हाइड्रेटेड हाइड्रोजन आयन, भी आपको इसको बोल सकते हो हाइड्रेटेड हाइड्रोजन आयन। तो बेसिकली ये बस कोई रिमाइंडर था कि होता क्या। अच्छा, जब H+ aqueous बढ़ेगा तो क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर। जब H+ घटेगा तो बेसिक कैरेक्टर। सिंपल सा क्वेश्चन है यार। Do basic solutions also have H+ ions? If yes, then why they are basic? हो सकते हैं और हो भी नहीं सकते। It's not necessary। कोई बोलते हैं कि भाई हो गई, जरूरी होंगी, ज़रूरी नहीं है। वो हो भी सकते हैं और हो भी नहीं सकते। और अगर उसमें H+ aqueous हैं या हाइड्रोनियम आयन है तो फिर वो एसिड क्यों नहीं होता? वो एसिड इसलिए नहीं होता क्योंकि H+ आयन का जो कंसनट्रेशन है, H+ aqueous या हाइड्रोनियम आयन का जो कंसनट्रेशन है वो बहुत कम है कंपैरिजन टू OH-, इसलिए वो बेस होता है। राइट, सिंपल सा क्वेश्चन है यार। What under soil condition do you think a farmer would treat the soil of the soil calcium hydroxide? पहला हमारा क्विक लाइन। अब इसको समझना, ये चीज़ मैंने आपको नहीं बताई पहले, उसका भी कारण है। आपको सॉरी, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक फार्मर है, उसने अपनी जो सॉइल है, हमें नहीं पता वो एसिडिक है बेसिक है, पर उसने क्या किया अपनी सॉइल को, बेसिकली अगर हमारी सॉइल जो है ना एसिडिक या बेसिक है तो हम उसमें कुछ भी डाल सकते हैं। अगर हमारी जैसे एसिडिक है तो हम उसमें कुछ भी हमारा वो होता है ना लाइम वाटर डाल सकते हैं हम उसमें। अगर उसमें जिप्सम डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू कि एसिड है वो बेसिक है, हम जिप्सम भी उसमें डालते हैं। और तो बेसिकली आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहा कि उसने 3 चीज़ डाली, मतलब 3 चीज़ वो डाल सकता है, पर किस केस में डाल सकता है? पहला केस, अगर वो CaO डालेगा, राइट, आई थिंक CaO ही है, क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम ही है कैल्शियम ऑक्साइड। सो इट्स टाइम टू गो बैक। मैंने आपको क्या कहा था? मैंने आपको कहा था कि एक रिएक्शन जब हो रही है एसिड बेसिस प्लस सॉल्ट और वो मिल रहा था, तो रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड, तो उसमें था क्या, मेटालिक ऑक्साइड जब एसिड के साथ मिला तो उसने वही चीज़ें बनाई, सॉल्ट और हाइड्रोजन।
सोल्ट प्लस H2। जब मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ मिलकर सोल्ट प्लस हाइड्रोजन बना रहा है तो मैंने आपको कहा था कि हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक है इन नेचर। ये मैंने आपको बात पहले भी बताई थी कि मेटेलिक ऑक्साइड हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड बेसिक है इन नेचर, क्योंकि ये इस एसिड के साथ मिलके एक सोल्ट बना रहा है। तो ये जब कोई मेटेलिक ऑक्साइड है एसिड के साथ इसको सोल्ट बना रहा है, यानी कि एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है, और एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करता है? बेसिक। तो यानी कि ये एक बेसिक कैरेक्टर का है। तो यानी कि इस केस में जो फार्मर की जो लैंड होगी वो होगी एसिडिक। नेक्स्ट, स्लेक लाइम। बेसिकली अच्छी तरह से समझाऊंगा आपको, टेंशन मत लो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें कुछ भी चीज़ यहाँ पे कंक्लूड करने की नहीं है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको पता है OH आयंस है, इसमें OH आयंस हैं, तो हमें इसमें कुछ कंक्लूड करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक और बना देते हैं लोग, इसमें हमें कुछ कंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि CaOH अपने आप में बेसिक है। ये अपने आप में एक बेस है, बेसिक भी नहीं, ये बेस है अपने आप में। तो जब ये अपने आप में बेस है तो इस केस में भी जो फार्मर की जो लैंड है वो भी बेसिक होगी अगर वो CH2 को डालता है उसमें। अब सेकंड आता है कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। 2.1.3 में आई थिंक आप जाओगे, यस 2.1.3 में आप जाओगे तो एक रिएक्शन है, वो रिएक्शन कुछ इस तरह से है। NaCO3 प्लस NaCO3 एसिड मिल के बना रहे हैं, या हम पूरा रिएक्शन ही लिखते हैं, वो पूरा रिएक्शन ही लिखते हैं, ठीक है, HCl। और इसमें जब रिएक्शन होगी तो हमारा NaCl आएगा इसमें, और यहाँ से आ जाएगा CO2 और H2O, ठीक है, यही तो बनता है उसमें। अब ध्यान से देखोगे कि ये क्या है, ये सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है। और एक सेकंड रिएक्शन भी थी जहाँ पे NaHCO3 रिएक्ट कर रहा था, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट कर रहा था। यही एसिड था, यही सोल्ट था, यही CO2, यही H2O था। यानी कि इस केस में भी साइड सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट हो, ये सोल्ट और दिस बनाने वाला है, दो चीज़ें। अब ये एसिड है, तो एसिड बेस का रिएक्शन क्या कहता है? एसिड बेस का रिएक्शन क्या कहता है? एसिड जब बेस के साथ मिलेगा तो ये क्या बनाएगा? सोल्ट प्लस वाटर, यही तो कहता है, क्योंकि इसका H इसका OH वाटर बनाएगा। आप इसे इस तरह से ध्यान रख सकते हो, अगर आपको ध्यान भी नहीं है तो इस तरह से ध्यान रख सकते हो आप कि एसिड का जो H प्लस है, इसका जो OH है बेस का OH माइनस, ये मिलकर बनाएंगे वाटर, और फिर एसिड का जो अनायन बचेगा, बेस का जो कटायन बचेगा, वो मिलकर सोल्ट बनाएगी। मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूँ। अब इसको ध्यान से देखिए, सोडियम कार्बोनेट क्या है? बेसिकली ये एक मेटल कार्बोनेट है, ये HCl है, इसने सोल्ट बना दिया। यहाँ पे हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इसने सोल्ट बना दिया ना, इसका मतलब ये एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है। और जब ये एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है, यानी कि क्या हुआ? आप कंक्लूड कर सकते हो कि सोडियम कार्बोनेट जो हमारा है वो एक बेसिक कैरेक्टर का है। अब जब ये बेसिक कैरेक्टर का है तो हमारा CaCO3 अगर वो एक बेसिक कैरेक्टर का है, बेसिकली ये सोडियम कार्बोनेट बेसिक कैरेक्टर का है, तो हमारा जब मेटल कार्बोनेट, यानी कि जितने भी मेटल कार्बोनेट हैं या मोस्ट ऑफ मेटल कार्बोनेट जितने भी हैं हमारे, वो बेसिक कैरेक्टर के होते हैं। अगर CaCO3 एक मेटल कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट बेसिक कैरेक्टर के होते हैं, तो यानी कि CaCO3 हमारा क्या हो गया? बेसिक कैरेक्टर। अब अगर ये बेसिक कैरेक्टर का है तो इस केस में भी जो फार्मर की जो लैंड होगी वो एसिडिक होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने इससे एसिड बेसिस सोल्ट बनाया, जब इसने सोल्ट प्लस H2O बनाया तो हमने इससे कंक्लूड किया कि जो सोडियम मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सोल्ट बनाते हैं। इन केस अगर उसने सोल्ट बनाया, जो कि बनाएगा, अब अगर इसने सोल्ट बना दिया यानी कि HCl हमारा न्यूट्रलाइज हो चुका है, तो यानी कि ये बेसिक कैरेक्टर का है।
और एक ही केस में सोल्ट बनता है, एक ही केस में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है जब एसिड बेस मिल रहे हैं। एसिड तो ये रहा, बेस कौन सा है, मेटल कार्बोनेट है। अब ये इस केस में भी अप्लाई होगा। सोडियम यानी कि मेटल बाइकार्बोनेट भी एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, यानी कि मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट वो होते हैं बेसिक इन नेचर। अब आप कहो, अगर आप कहो कि अगर हम मेटल कार्बोनेट बेसिक के साथ रिएक्ट कराएं तो रिएक्शन होगा वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, और फिर आप कह सकते हो कि मेटल कार्बोनेट बेसिक इन नेचर है। इससे हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं, पर मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट बेसिक के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। द रिएक्शन विल नॉट हैपन, और दैट्स व्हाई एनसीईआरटी हैज़ नॉट गिवन इन देयर बुक मेटल कार्बोनेट। गला भी बैठ गया यार। मेटल कार्बोनेट बेसिक के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे क्योंकि बेसिक नेचर है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं होगा। तो इससे हम क्या दिखा सकते हैं कि मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट बेसिक इन नेचर होते हैं। आप इसको एक लिख लीजिए अलग, मेटल बाइकार्बोनेट दोनों बेसिक इन नेचर होते हैं। और एक और लिखिए मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड भी बेसिक होते हैं, बेसिक इन नेचर। चाहे आप पीछे लिख सकते हैं या अभी लिख लीजिए, डज नॉट मैटर। मेटल बाइकार्बोनेट अपने हिसाब से लिखना है, कहाँ पे लिखना है। मेटल कार्बोनेट बेसिक इन नेचर होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं, राइट। तो ये आपको क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, और नेक्स्ट हम देखने वाले हैं मोर अबाउट सोल्ट्स, फैमिली ऑफ सोल्ट्स। सो बेसिकली फैमिली ऑफ सोल्ट्स, टाइप्स ऑफ सोल्ट्स नहीं होते, ये कार्बोलिक एसिड, सोडियम सोल्ट्स और नाइट्रेट सोल्ट्स, इस तरह से कुछ फैमिली होती हैं। बात करेंगे उसके बारे में क्या है, ठीक है। तो ये एसिड बेसिस आपका कंप्लीट हो चुका है, और वन शॉट आपको देखना है, अगर वन शॉट आपको देखना है तो उसका लिंक या आई बटन में आपको मिल जाएगा, लिंक भी होगा उसका, ठीक है। तो आप जाके देख सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एनसेंस, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहना और हमें फीडबैक देते रहना, बिकॉज ये फीडबैक मैटर्स टू अस, ठीक है। और कहीं अगर कसर रह जाए सपोर्ट करने की भी विद द हेल्प ऑफ मनी, तो UPI भी नीचे हैं, यू कैन इवन सपोर्ट अस, और एवरी रुपीज विल बी यूज टू गिव यू द वैल्यू बैक, गिव यू दैट वैल्यू बैक टू यू, ठीक है। तो हम वो जो वैल्यू, जो रिसोर्सेज जितने भी हम कलेक्ट करेंगे वो आपको ही मिलेंगे, ठीक है। So you can even appreciate or support us, you can even appreciate us, UPI नीचे डिस्क्रिप्शन में है। So thanks for watching Ensense, और see me in the next video.